स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर हमारी इस खास पेशकश म्यूचुअल फंड डे के सिलसिले में। आज हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। रिलायंस म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप सिक्का और सीआईओ सुनील सिंघानिया। स्वागत है आप दोनों का ही। ये जो कंसेप्ट है हम देख रहे हैं लगातार हमारे दर्शक इससे जुड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड डे पे, और हर महीने हम एक एक कार्यक्रम लगातार करते हैं, एक से ज्यादा कार्यक्रम इनफैक्ट कर रहे हैं। ये जो आइडिया है म्यूचुअल फंड डे का, ये कहाँ से आया? क्या ऐसा है कि एक तारीख पक्की कर दें तो जो लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं वो फिर तुरंत कर लेते हैं? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत अभी पिछले हमने 5-6 महीने पहले शुरू करा है म्यूचुअल फंड डे, और बहुत निवेशक आई थिंक इससे एजुकेट होके अब 7 तारीख को इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर रहे हैं। एक आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा, ये हमने क्यों सोचा म्यूचुअल फंड डे। अगर आप देखिए आज के दिन में ट्रेडिशनली आज इंडियन में जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक होते हैं, टिपिकली वो बैंक में एफडी में रखते हैं पैसा, वो गोल्ड लिया, रियल एस्टेट ली। बट आई थिंक जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो कैप्चर करने के लिए जो उनको म्यूचुअल फंड्स के रूट के थ्रू आना चाहिए, लेकिन वो उस पर नहीं लगाते थे पैसा। आज आप देखिए अबाउट इंडिया की 2% पॉपुलेशन खाली म्यूचुअल फंड्स में लगाती है। और हमने ये देखा कि आज एक जो हमने अपनी रिसर्च करी, जो चीज़ सबसे प्रॉब्लम थी, जो लोग क्यों नहीं लगाते थे म्यूचुअल फंड्स में, क्या था, लोगों को मालूम तो था कि म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन एक उनको इनिशिएटिव लेने के लिए कुछ वो एफर्ट चाहिए था, कोई ना कोई पुश चाहिए था। हमने फर्दर रिसर्च में देखा, चेक करा, हर चीज़ के लिए ये आपको आप बर्थडे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, फ्रेंड्स डे, मदर्स डे, ऐसे जो खर्चा करने के लिए हर दिन होता है, लेकिन निवेश करने के लिए कोई भी इंडिया में एक दिन नहीं था। तो वो सोच के हमने एक इंडिया में हमने ये निवेश करने के लिए सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज का एक दिन होने लगा, हर दिन होने लगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है, हर चीज जिस पे खर्चा होता है उसके पे कोई उसका दिन था, लेकिन जिससे आपका वेल्थ बनती है उसका कोई दिन नहीं था। तो हमने सीएनबीसी और रिलायंस ने मिलकर ये सोचा है कि हमें एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, एजुकेशन इनिशिएटिव, जिसमें इंडिया के हर कोने कोने में जाके इन्वेस्टर्स को बताना चाहिए आपको खर्चा करने के लिए, आगे खर्चा करने के लिए आपको निवेश और चाहिए होगा, और वो निवेश कैसे क्रिएट होगा, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू होगा। तो ये हम बैकग्राउंड था। तो इस दिन कोई खास जो आपकी पूरी टीम है, बैकग्राउंड में एडवाइजर्स हैं, वो मिलके इस दिन को खास तौर पे ध्यान में रखते हैं नए निवेशक को लाने के लिए उस दिन? नहीं, ये कैसा दिन होता है, आज के दिन में हमारे जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, पूरी इंडस्ट्री, हम लोग कोशिश करते हैं कि इस दिन हर आदमी एक नया इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लेकर आए। अब पूरा ये खाली ये शो यहाँ पे नहीं है। आज के दिन में 300 से 400 सिटीज़ में इस टाइम पे कैंप्स चल रहे होंगे जहाँ पे इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाता है। बट आई थिंक सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर आप देखें जाए म्यूचुअल फंड डे, दिस इज ट्राइंग टू चेंज द बिहेवियर ऑफ इंडियन इन्वेस्टर। आज क्या, जैसे आपने बोला, हमने पहले बोला कि एक ईएमआई का दिन होता है, बिजली का बिल पे करने का दिन होता है, हर दिन होता है। अब आपको एक इन्वेस्टर्स को तैयार करना पड़ेगा कि एक ऐसा दिन होना चाहिए जब आप अपने लिए भी इन्वेस्ट करिए, आई थिंक अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए, अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करिए। तो ये म्यूचुअल फंड डे इज वन ऑफ द बिगेस्ट, इफ आई से इंडिया के इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, जो ये बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो नया इन्वेस्टर टिपिकली पहली बार आ रहा है, जिसने म्यूचुअल फंड में बहुत निवेश नहीं किया, उसको लगता है कि पता नहीं एक अलग सी चीज़ है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप नॉर्मली एफडी में जाते हो, आप फिक्स्ड इनकम में कहीं भी बॉन्ड वगैरह लेते हो, तो वो पक्का है कि इतना रिटर्न तो आएगा। अब चूंकि ये घटता बढ़ता रहता है, तो इस वॉलेटिलिटी से ही आदमी को डर लगता है। नहीं, यही इनिशिएटिव जो हमने लिया है, इनिशिएटिव का रीज़न यही था कि हमें इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है। अगर आप देखिए आज फिक्स्ड डिपॉजिट आज बैंक में रहती है, आज टिपिकली बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट 7 से 8% देगी आपको रिटर्न। आज इन्फ्लेशन भी उसी रेट की है। इफेक्टिवली इन्वेस्टर्स रियलाइज ही नहीं करते, उनका पैसा बैंक में बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअली तो घट ही रहा है। आज रियल एस्टेट आप देखिए, रियल एस्टेट आज पिछले कई सालों का रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स ने कोई पैसा नहीं बनाया। गोल्ड एक पुरानी हमारी, आज जब हम लोग छोटे थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे बाप दादा, हमने सबने समझाया हमारे को गोल्ड में रखिए, गोल्ड अच्छा इसलिए लगता है कि आप टच कर सकते हैं उसको। लेकिन अब रियलिटी तो यही है, पिछले 5-10 साल में गोल्ड में भी कोई ऐसा पैसा नहीं बना। बट जो जिस असेट क्लास में सबसे ज़्यादा पैसा बना वो है म्यूचुअल फंड्स, एंड वो बना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। सो आज हमने ये इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं कि जो अश्योर्ड होना या कोई वॉलेटाइल होना, वॉलेटिलिटी इज योर फ्रेंड। आपको ये देखना पड़ेगा। आज हम अपने एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारा ही फंड रिलायंस ग्रोथ फंड आज पिछले 1995 में लॉन्च करा। इन्वेस्टर जिसने 1 लाख रुपया डाला, आज उसका 1 लाख का 1 करोड़ रुपया हो गया। आज वो 25% रिटर्न बनी। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट ये 22 साल के अंदर पीरियड के अंदर ये बिल्कुल लीनियर वे में चलता रहा, हर साल उसने इतनी 25% की रिटर्न दी। कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, लेकिन जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लंबे पीरियड के लिए रहे, आई थिंक उन्होंने उसका बेनिफिट उठाया। आज खाली ये रिलायंस ग्रोथ फंड नहीं है, कई और फंड हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत वेल्थ क्रिएट करी। एंड म्यूचुअल फंड एक और इनिशिएटिव है इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए कि
बैंक्स में भी आपको पैसा रखना है, फिक्स डिपॉजिट में भी रखना है, लेकिन आप इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। आपने बहुत साल इग्नोर करा, इंडिया बढ़ता रहा, इंडिया की तरक्की होती गई, लेकिन आपको उसका एडवांटेज नहीं मिला। आज उसका फायदा लेने के लिए, अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स में आना पड़ेगा, और यही रीजन था हमारा ये म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए। तो सुनील, जैसे कि लोग आमतौर पे जब घबराते हैं कि अब ऊपर नीचे होगा, हम पैसे लगाएंगे और घट जाएगा, तो किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले आदमी को टिपिकली क्या टाइम फ्रेम ध्यान में रखना चाहिए कि उसके बाद ही मैं देखूंगा, इतने वक्त के बाद देखूंगा कि कितना रिटर्न आया, बढ़ा या घटा? देखो, एसेट क्वालिटी, इक्विटी हरदम सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी, बट रिटर्न भी सबसे ज़्यादा बनेंगे। दूसरा, इंडिया एक ग्रोथ इकोनॉमी है, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी तेज है, उसमें आपका इक्विटी में पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन नियर टर्म बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है इक्विटी के प्राइजेस को। फंडामेंटल तो ऑब्वियसली मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में काम करेंगे, बट नियर टर्म में न्यूज़ फ्लो की वजह से हो सकता है कि शेयर्स के भाव ऊपर नीचे हों और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऊपर नीचे हो। तो टिपिकली इन्वेस्टर को मिनिमम 3 से 5 साल का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, लेकिन हम इन्वेस्टर को ये एडवाइस करते हैं कि आप इसको परपेचुअल इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। आप उसको तभी निकालिए जब आपको ज़रूरत हो, आपके कोई गोल के लिए, कि भाई बच्चों का एजुकेशन करना है, या कोई आपको इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए, या आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो द माइंडसेट शुड बी परपेचुअल। तो ये आपने इंटरेस्टिंग बात की। आमतौर पे जैसे आदमी मकान खरीदता है तो वो हमेशा ही रहेंगे इस हिसाब से, अनलेस कि बच्चे बड़े हुए और उनको दूसरा घर चाहिए तो आपने सोचा कि बदलें। इवन गोल्ड भी लोग खरीदते हैं तो टिपिकली कोई बेचता नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा लोग ये पूछते हैं इक्विटी में कि एक तो 3 महीने में ही बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ठीक है साल भर 1.5 साल। ये सोचते हमेशा है कि जल्दी से जल्दी निकलें। ये गलती करते हैं कि आप हमेशा निकलने की सोचते हो, कितनी जल्दी निकल जाए? एक्चुअली ये पहले था, अभी लास्ट 3, 4, 5 साल में काफ़ी इन्वेस्टर्स में मैच्योरिटी आई है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि डर और ग्रीड दोनों ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। तो लोग थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो डर जाते हैं या ग्रीडी हो जाते हैं। जल्दी पैसा बन जाता है तो जल्दी निकाल लेते हैं, गिर जाता है तो डर के मारे निकाल लेते हैं। और दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी है इसमें, इसके भाव रोज आपको देखने मिलते हैं, आपका चैनल भी उसे मिनट टू मिनट दिखाता है, तो इन्वेस्टर इज अवेयर। तो एक थ्रिल है कि मैंने ना 3 महीने में इतना पैसा बना लिया। एक्चुअली वो इनकम बनी है, वो वेल्थ नहीं बनी है। तो इनकम बनाने के लिए आप 3 महीना 6 महीने के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको लंबे समय के लिए ही रहना पड़ेगा। तो लेकिन ये वाकई में आपका एक्सपीरियंस है? देखिए, पिछले 2 साल में बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज रहा है, क्योंकि 9,000 पे हम आए 2015 की शुरुआत में, फिर करीब 7,000 के नीचे गए, फिर ऊपर आए 9,000 के आसपास, फिर 8,000 तक गए। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स 2 साल में दिखे, आपके इन्वेस्टर्स जो, जिसका आपको फर्स्ट हैंड डेटा होगा, या इंडस्ट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो घबराए, क्या वो बाहर निकले? जैसे हमने, सुनील ने पहले बोला, अभी इन्वेस्टर्स काफी आगे से मैच्योर हो रहे हैं। पहले ये होता था कि आजकल, स्पेशली आजकल के ज़माने, सोशल मीडिया का ज़माना, न्यूज़ ओवरडोज, डेली बेसिस पे आपको एनएवी आती है, जब आप एनएवी देखते हैं लगता है कि बढ़ गया, आदमी घबरा गया। लेकिन अभी हमने पिछले 2-3 साल के अंदर देखा, स्पेशली जो इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव्स इंडस्ट्री ने लिया, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने लिया है, इन्वेस्टर्स अब समझ रहे हैं कि जितना लंबा रहेंगे उतना ही बड़ा फायदा होगा उनको। आज के दिन में हमने काफ़ी एजुकेशन देखी कि पहले क्या होता था, अगर आज हम 2005 या 6 में जाएं, जब वो मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी, उस टाइम पे देखा जब भी मार्केट ऊपर जाती थी, इन्वेस्टर्स आते थे, थोड़ा क्रैश होता था तो घबरा जाते थे। आज हमने देखा कि अब इन्वेस्टर्स आर मैच्योरिंग, एंड होना भी ऐसे चाहिए। इन्वेस्टर्स को चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने, मैं वही पूछ रहा हूँ कि 2 साल में आपने वाकई देखा है कि मैच्योरिटी देखी है। इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं पैनिक नहीं करे। ये पूरे पीरियड के अंदर जब आपने बोला 9,000 से 7,000 भी गया, दोबारा 9,000 आया निफ्टी, लेकिन हमने देखा कि इन्वेस्टर्स रेगुलरली लगाई जा रहे हैं। अगर आप देखिए इस टाइम पे जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, आज हम ये देखते हैं इंडस्ट्री में रफली महीने का अबाउट 4 से 5,000 करोड़ रुपया महीने का खाली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में आ रहा है। और हम अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी देखें, पहले आज से 3-4 साल पहले इन्वेस्टर्स जो लगाते थे पैसा, वो तकरीबन 1 साल की सिप करते थे, 3 साल की सिप करते थे। आज हमारा अपना रिलायंस रिटायरमेंट फंड है, उसमें लोगों ने 25 से 50 साल की सिप करी हुई है, एंड वो बढ़ता है। आज कोई सैलरीड आदमी है, उसको साल के स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट मिली, आज उसने पहले अगर 10,000 रुपये की सिप करी, इंक्रीमेंट मिली तो उसको 10 का 12 कर दिया। आज हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स मैच्योर हो रहे हैं, बिकॉज उनको पैसा भी बन रहा है, एंड ये एक बहुत अच्छा साइन है इन्वेस्टर्स के लिए भी और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। तो ये लेकिन सही तरीका क्या है सुनील आपके हिसाब से, कि SIP बेस्ट तरीका है शेयर बाजार में निवेश करने के लिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए? रिटेल इन्वेस्टर के लिए आई थिंक SIP इज द बेस्ट वे। इट्स ग्रेट प्रोडक्ट।
कंपाउंडिंग इज, सब बोलते हैं एट्थ वंडर है। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। SIP से क्या होता है, जैसे आपने कहा बाजार 8,000 हो गया, 7,000 हो गया, 9,000 हो गया। आई थिंक आपका हर महीने हर लेवल पे आपका एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होते जाता है, तो आपका एक एवरेज अच्छा हो जाता है। आपको थोड़ा बहुत जो एंग्जाइटी और जो डर लगता है वो आपका कम हो जाता है, बिकॉज आपने एक लमसम नहीं डाला है। तो लमसम डालने में क्या, अगर 15-20% कम होता है तो आदमी कैलकुलेट करने लगता है मेरे को इतने रुपए का नुकसान हो गया। बट SIP में वो आपका एवरेज होते जाता है, और बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग आपका वेल्थ क्रिएशन बहुत फिनोमिनल होता है। तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर के लिए SIP से अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। लेकिन अगर आप देखें जैसे पिछले 2 साल में साल में एक बार मार्केट मौका देता है, बड़ी गिरावट आती है, तो उसका वेट करें, उस टाइम पे पैसे लगाएं, ऐसा बट वो मौका आता है, एक तो पता नहीं चलता है कि ये मौका बॉटम है कि नहीं। तो सपोज 9,000 से इंडेक्स 8,000 हो गया तो लगेगा मौका आ गया, बट हो सकता है 8 का 7 भी हो जाए। दूसरा क्या होता है, अगर जब भी मौका मिलता है ना तभी इन्वेस्टर घबरा जाता है, क्योंकि तभी सब एक्सपर्ट्स बोलने लगते हैं कि और गिरेगा, तो इन्वेस्टर वेट करने लगता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टाइम। और दूसरा क्या है, वी आर इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी, जैसा मैंने आपको पहले कहा। हमें ये बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंडिया की इकोनॉमी अगले 7-8 साल में 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन होने वाली है। तो सफर अपना तय है कि बॉम्बे से दिल्ली गाड़ी जाने वाली है। अभी बीच में कोई स्टेशन आएगा, रुकेगी भी, कभी कभी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी आए, बट एक डायरेक्शन क्लियर है। कितने टाइम में आप कह रहे हैं? करीब 7 या 8 साल में इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर डेफिनेटली हो जाएगी। तो आप ये GDP की बात करें, GDP की बात। बट GDP अगर डबल होता है तो क्या निफ्टी भी डबल होगा, सेंसेक्स भी डबल होगा, तो या बेसिकली ज्यादा अगर होगा, आप हिस्ट्री देखोगे ना, तो इंडिया का जो मार्केट कैप है वो GDP से करीब 80% से 100% के रेंज में चलता है। तो अगर GDP अभी 2 ट्रिलियन है तो इंडिया का मार्केट अभी 1.8-1.9 ट्रिलियन है। तो हम ये मानते हैं कि अगर GDP जब भी 4 ट्रिलियन हो जाएगी तो इंडिया का मार्केट कैप भी 4 ट्रिलियन हो जाएगी। तो निफ्टी यहाँ से डबल हो जाएगा, यस, लॉजिकली, कम से कम लॉजिकली। और इस दौरान जो फंड्स हैं टिपिकली वो और बेहतर रिटर्न देंगे आपका, वो एक्सपीरियंस क्या है? So, इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी जो अल्फा क्रिएशन है दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो एक्टिव फंड्स हैं दे विल ऑलवेज डू बेटर देन द निफ्टी। अगर आप 21-22 साल की हिस्ट्री भी देखो रिलायंस ग्रोथ फंड की, तो रिलायंस ग्रोथ फंड हैज गिवन 24% रिटर्न ईयर आफ्टर ईयर। बेंचमार्क ने खाली 11% रिटर्न दिए। ओके, तो ये रिपीट होगा कि नहीं पता नहीं। ये कैलकुलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप साल भर की बात कर रहे हैं, पर 11% पे अगर पैसा आपका डबल हो रहा है तो 6 से 7 साल में डबल होता है, और 24% पे 3 साल में डबल हो जाता है। तो आप तो अगर 22 साल का अगर आप देखोगे हिस्ट्री, तो रिलायंस ग्रोथ फंड, जैसा संदीप ने कहा, 1 का 100 हो गया है। इंडेक्स उसी दौरान 1 का 10 हुआ है। बट दैट वाज मे बी अ वेरी गुड पीरियड। आगे चल के हमारा ये एटलीस्ट कोशिश रहेगी कि हर फंड हमारा अपने बेंचमार्क को बीट करे। लेकिन मुझे ये शक है कि किसी ट्रेडर ने इतने पैसे बनाए होंगे, यानी जो की है कि आप डालिए और फिर बैठे रहिए। सबसे ज्यादा पैसा उसी आदमी का बन रहा है जिसने डाल दिया और वो इंतजार कर रहा है। वेल्थ बन रहा है, वेल्थ उसी की बन रही है, बिल्कुल। सो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि दैट दे आर इन्वेस्टिंग टू क्रिएट वेल्थ, नॉट टू मेक इनकम, कि भाई थोड़ा बहुत अपन इनकम बना लें खर्चा करने के लिए। यू आर क्रिएटिंग वेल्थ। चलिए, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो एक इन्वेस्टर की होती है कि अब ये रिलायंस ग्रोथ फंड या कोई भी, हर एक फंड हाउस के ऐसे फ्लैगशिप कह सकते हैं स्कीम है जिन्होंने जबरदस्त रिटर्न दिया, पर आज जब वो बाजार में आते हैं तो उनके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। कहाँ लगाएं, किस स्कीम में पैसे लगाएं, कैसे शुरुआत करें, कैसे पोर्टफोलियो बनाएं, इन सवालों के जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ रिलायंस म्यूचुअल फंड के CIO सुनील सिंघानिया और CEO संदीप सिक्का बने हुए हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको लंबी अवधि के लिए एक नजरिया रखना चाहिए, 10 साल 20 साल का अगर इन्वेस्ट करें तो सबसे बेहतर होगा। लेकिन जब शुरुआत करने जाते हैं और एडवाइजर के पास टिपिकली आप जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि कई तरह के फंड हैं जी, प्योर इक्विटी भी है, डेट भी है। डेट है तो वो बिल्कुल आपके FD जैसा ही है, तो सेफ है, बैलेंस भी है। तो ये आप संदीप कैसे एडवाइस करते हैं कि शुरू में सबसे पहला कौन सा फंड ले, कौन सी स्कीम ले? अगर आप देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्ट करने से पहले एक आदमी को अपना रिस्क प्रोफाइल बनाना पड़ता है। आई थिंक रिस्क प्रोफाइल में क्या होता है कि आदमी ने, आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह के फंड होते हैं। बैंक सेविंग अकाउंट का जो काउंटर पार्ट होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उसको लिक्विड फंड कहते हैं, जो पैसा आप एक दिन के लिए भी लगा सकते हैं। फिर डेट फंड होता है जो FD के कंपेरेटिव होता है, एंड उसके बाद होता है इक्विटी फंड।
लेकिन अगर आप देखिए इंडिया में तकरीबन आज अगर आप डेटा भी देखिए आज उन्हें 2% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग कम्स इनटू इक्विटी। आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्या कहते हैं, आज लोग जैसे एज एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज लोगों के पास यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। आज आप ज्यादा जिएंगे और इंक्रीजिंगली लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, तो उनके पेंशन वगैरह भी नहीं है, पेंशन नहीं है सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट पेंशन की प्राइवेट सेक्टर में पेंशन भी नहीं है। तो एक आपको आज पोस्ट आपके वर्किंग आवर्स के बाद भी आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए। तो इसके लिए जब अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट आई थिंक आई वुड लाइक टू से सबसे पहले तो स्टार्टिंग है आदमी को इक्विटी फंड से करनी चाहिए, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट है कि आदमी अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी से फंड के थ्रू पहला स्टेप ले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। आज आपने ठीक बोला, आज 40 म्यूचुअल फंड्स हैं, एएमसीज हैं, हर म्यूचुअल फंड की 10-20 स्कीम है, 300-400 स्कीम है। कैसे स्टार्ट करेगा इन्वेस्टर? आई थिंक इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए, एक इन्वेस्टर के एवरेज पोर्टफोलियो में अबाउट 3 से 4 म्यूचुअल फंड होने चाहिए, 5 से 10 स्कीम होनी चाहिए आउटर लिमिट, उससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं होती। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टर को पहले देखना चाहिए वो फंड हाउस और वो स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। काफ़ी निवेशक ये गलती करते हैं कि पिछला 1 साल का ये फंड अच्छा कर रहा है, पिछले रिटर्न देखी, आज कहीं मीडिया में आ गया, कहीं पे न्यूज़पेपर में पढ़ लिया तो लगता है कि वो फंड अच्छा है। तो लेकिन होता क्या है कि वो पिछले 1 साल में फंड अच्छा कर सकता है, कुड बी बिकॉज ऑफ सम स्टॉक, सम सेक्टर। बट एक निवेशक को ये देखना चाहिए कि आज वो फंड हाउस के पास 15 से 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं है। क्या वो फंड हाउस, क्या वो स्कीम, क्या वो फंड मैनेजर डिफरेंट मार्केट साइकिल्स को सेल थ्रू कर पाएगा नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बिकॉज अगर हम देखते हैं आज के दिन में, जैसे हमने ये ग्रोथ फंड की भी बात करी, एंड कई हमारा ग्रोथ फंड है, विजन फंड है, जो 20-20 साल पुराने फंड है, आज इस 20 साल में कई बार मार्केट ऊपर गई, कई बार नीचे आई। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्टीमेटली जब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी एक लीनियर चीज नहीं है कि हर साल अश्योर्ड रिटर्न आपको देती रहेगी। तो आपको कैपेबिलिटी चाहिए फंड हाउस को कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स के थ्रू उसको आप सेल थ्रू कर सकें। सो हमारी एडवाइस एक इन्वेस्टर्स को रहेगी, स्टार्टिंग जब आप इक्विटी में लगाएं, आप एक ऐसे फंड हाउस के साथ लगाएं जिसके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो, जिस फंड हाउस ने 15 से 20 साल के फंड्स के स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए जिन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन सुनील, सवाल यहाँ पे ये है कि कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड आप जब बनाते हैं तो आप तो ये कोशिश करते हैं कि हर साइकिल में चले, या फिर हर रोज रिव्यू करते होंगे, हर क्वार्टर में नतीजे के बाद खास तौर पे रिव्यू करते होंगे, तो फिर इतनी सारी स्कीम्स की जरूरत क्या है? हर म्यूचुअल फंड के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स रहती है, जैसे लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, बैलेंस फंड है, टैक्स सेवर फंड है। आई थिंक हर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई इन्वेस्टर को ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं चाहिए, तो वो इन्वेस्टर ज्यादा करके लार्ज कैप फंड में आते हैं। कोई इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न चाहिए एंड दे कैन लिव विथ हायर वॉलिटिलिटी, तो दोज इन्वेस्टर्स कम इन मिड एंड स्मॉल कैप फंड। तो आई थिंक as a fund house we try to meet the objectives of as many investors as we can। और यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टर के ज्यादा करीब है और वो इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको गाइड कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा कि लार्ज कैप या मिड कैप ऐसे अलग अलग स्कीम आप बनाते हैं, तो उसमें जैसे हाल के दिनों में आप देखिए तो पिछले 3 साल से मिड कैप्स ने लगातार आउट परफॉर्म किया लार्ज कैप्स को, बहुत बड़ा प्रीमियम आ गया। इनफैक्ट अगर आप पिछले 10 साल पीक टू पीक टाइप का कंपेयर करें तो 60% रिटर्न निफ्टी ने दिया है और 100% रिटर्न मिड कैप इंडेक्स ने दे दिया है। तो क्या ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस वक्त कौन सा सेगमेंट ज्यादा प्रीमियम पे है, ऊपर है या नीचे है, उस हिसाब से फैसला करें कि इस वक्त सही मौका आपके हिसाब से क्या फिर लार्ज कैप में होगा? मिड कैप और लार्ज कैप टाइम टू टाइम उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिड कैप्स थोड़ा ज्यादा रिटर्न देते हैं, हमेशा ही देंगे, हमेशा। बट उसमें मतलब पिछले 10 साल का ये जो परफॉर्मेंस है मैं बात कर रहा हूँ कि 2008 का टॉप और आज के लेवल्स अगर आप देखें तो एक आउट परफॉर्मेंस है मिड कैप। और तो उसका आज से 10 साल बाद भी ऐसा ही होगा? उसका रीजन है बिकॉज जो नया सेक्टर आता है वो नेसेसरली स्मॉल कैप में ही आएगा या मिड कैप में ही आएगा। सपोज जैसे 90s में आईटी आया तो तभी इन्फोसिस भी एक स्मॉल कैप कंपनी थी, या टेलीकॉम आया मिड 90s में, तो सब स्मॉल कैप में आए। फिर रिटेल आया, फिर रियल एस्टेट आया, हॉस्पिटल्स आए, फार्मा आए, दे वर ऑल स्मॉल कंपनीज। अभी जैसे सपोज ई कॉमर्स कंपनी लिस्ट होंगी तो वो बड़ी बनने में उनको टाइम लगेगा, एक बार वो छोटी कंपनी के हिसाब से ही लिस्ट होंगी। या इवन इफ यू से टेक सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, हीरो होंडा ले लीजिए या आइशर ले लीजिए, वो सब छोटी कंपनी के रूप में ही शुरू हुई, इवन HDFC बैंक, एंड देन दे बिकेम मैच्योर्ड। तो इफ you are invested in the right company from day one, you will always tend to get higher returns. But
वॉलिटिलिटी नियर टर्म में ज्यादा रहती है बिकॉज दीज कंपनीज आर स्मॉलर कंपनीज. थोड़ा सा भी वॉलेटाइल एनवायरनमेंट रहेगा तो दे गेट इम्पैक्टेड द मोस्ट. तो आपने 2008 बोला तो करेक्शन में लार्ज कैप एक्स गिरे थे, मिड कैप्स एक्स इंटू 2 गिर गए थे. यू नो, सो दैट विल ऑलवेज बी द केस बिकॉज उनमें जो वॉलिटिलिटी सहने की या चैलेंजेस सहने की कैपेबिलिटी भी कम होती है. दे आर नॉट वेरी मैच्योर्ड कंपनीज. और सबके सब रिकवर भी नहीं होंगे. सबके सब रिकवर भी नहीं होंगे और उसमें स्टॉक सिलेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, उसमें ऐसा नहीं है. निफ्टी में आप कोई कंपनी ले लोगे, दोज आर ऑल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है. मिड कैप्स में देयर विल बी सम कंपनीज व्हिच विल सर्वाइव, सम कंपनीज व्हिच विल नॉट सर्वाइव. तो आई थिंक एक है ना, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन और थोड़ा वॉलेटिलिटी को सहने की अगर आप में क्षमता है तो मिड कैप विल टेंड टू डू बेटर. आज का जो सिनारियो है लेकिन उसमें आई थिंक यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल ऑन स्मॉल एंड मिड कैप. स्पेसिफिकली जो टिप बेसिस पे अगर आप खरीदते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. तो आप सलाह देंगे कि लार्ज कैप स्कीम में लोग ज्यादा आए? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे हम. ये कहेंगे कि आप डायरेक्ट अगर इन्वेस्ट करते हो तो बी लिटिल केयरफुल. कि खाली टिप्स पे आप इन्वेस्ट मत कीजिए. और आप अगर मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार ग्लांस कर लीजिए कि उसके अंदर कंपनियां क्या है. यू नो, क्योंकि 1-2% रिटर्न के चक्कर में आप ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हो. नहीं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई ये सोचने की जरूरत है किसी इन्वेस्टर को जब वो पैसे लगा रहा है कि लार्ज कैप में जाएं या मिड कैप में जाएं, कौन सी स्कीम लें या फिर डाइवर्सिफाइड फंड ही लें? नहीं, ब्रॉडली एक इन्वेस्टर को ऐसा सोचना चाहिए, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए इक्विटी पोर्टफोलियो, उसके बाद थोड़ा लार्ज कैप होना चाहिए, थोड़ा मिड कैप होना चाहिए. लेकिन डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल. आज के दिन में जैसे हमने बोला, अगर आज कोई एक आदमी है 50-60 साल का आदमी है, आज उसके लिए आई थिंक उसमें वॉलिटिलिटी की उसमें क्षमता नहीं होगी वॉलिटिलिटी लेने के लिए. उसको थोड़ा मोर लीनियर रिटर्न चाहिए. तो आई थिंक वो अलग तरीके से देखेगा. एक आदमी यंग कोई जो आज नई जॉब लगती है 25-30 साल का लड़का, आई थिंक वो अलग तरीके से देखेगा. ही विल लाइक टू गो फॉर मिड कैप. तो मिड कैप का रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है. लेकिन एक और भी कैटेगरी बीच में आती है इसके बीच में जिसकी आपने बात नहीं करी, इज अ बैलेंस फंड. बैलेंस फंड क्या होता है कि तकरीबन बैलेंस फंड के 50-65% इक्विटी में लगाता है, बाकी जो पैसा होता है डेट में लगता है. उसमें क्या होता है कि एक डायनामिक एसेट एलोकेशन होती रहती है कि आज के दिन में आपको दोनों चीज़ों का फायदा मिलता है कि इक्विटी का भी मिलता रहता है और सामने से डेट की आपको वो कंफर्ट भी मिलता है कि उसमें एक डेट का थोड़ा शॉर्ट रिटर्न भी आ जाता है. तो वो भी एक सेगमेंट है फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स. एक बैलेंस फंड भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है और हमने पिछले 2-3 साल के अंदर देखा है बहुत निवेशक बैलेंस फंड के थ्रू भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहला कदम ले रहे हैं. तो ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि कम रिस्क के साथ थोड़ी वॉलेटिलिटी अब आदी हो जाइए, उसकी आदत पड़ जाए, वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है. लेकिन अगर आप देखिए लॉन्गर पीरियड में आज ये एक अच्छा प्रोडक्ट है. ये प्योर इक्विटी प्रोडक्ट नहीं है, प्योर डेट प्रोडक्ट नहीं है. दिस इज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. एंड इक्विटी का भी आपको अपसाइड मिल जाता है लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी इसमें नहीं होती. अच्छा, लेकिन एक और चीज़ होती है आपके फंड्स में कि अलग अलग सेक्टर के फंड्स होते हैं और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर लोग हाथ जला के गए हैं इंडस्ट्री से तो वो गलत टाइम पे गलत सेक्टर पकड़ लिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैपनिंग था, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या रियल एस्टेट लोगों ने पिछली तेज़ी के दौरान पकड़ा हो. तो ये कब आदमी को ये कॉल लेनी चाहिए कि उसको एक सेक्टर फंड में निवेश करना है? एक सेक्टर फंड्स एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के लिए होते हैं जो समझता है कि ये सेक्टर अच्छा चलेगा. जो एक बहुत ही नया इन्वेस्टर है जो पहली बार इक्विटी में आ रहा है, आई थिंक उसको सेक्टर फंड्स को नहीं देखना चाहिए. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आदमी को जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट की भी मेच्योरिटी होती है, जैसे स्टार्टिंग हमने बोला बैलेंस फंड होगा, लार्ज कैप फंड होगा, मिड कैप फंड होगा, भी उसमें रहना चाहिए. लेकिन जब इन्वेस्टर मेच्योर हो जाता है, आपको लगता है कि आज के दिन में मेरा बैंकिंग सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव है, आई मीन रादर देन जाके बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स खरीदो, आप पूरी आप बास्केट खरीदोगे, अब यहाँ पे आके सेक्टर फंड के थ्रू पूरा एडवांटेज आपको मिल जाता है. सो आई थिंक हमारी एडवाइस ये रहेगी, इवन जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं अगर वो सेक्टर फंड्स में आते हैं, सेक्टर फंड में 5 से 10% से ऊपर एलोकेशन नहीं होनी चाहिए. बिकॉज सेक्टर फंड दे आर थीमेटिक फंड्स, वो कभी एक सेक्टर चलेगा कभी नहीं चलेगा. इसी वजह से तो लोग हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं कि डिवर्सिफाइड फंड में आइए जिसमें आपको पूरी मार्केट का अपसाइड मिले. आपको एक सेक्टर का अपसाइड भी है तो लेकिन रिस्क भी है साथ तो में. बेसिकली ये फैसला जैसे सुनील जी जैसे फंड मैनेजर्स करते हैं कि आज की तारीख में ये सेक्टर अच्छा है तो वो डाइवर्सिफाइड फंड में आप उसका एलोकेशन खुद ही बढ़ा देते हो. तो ये जो टिपिकली कोई इन्वेस्टर अगर सेक्टर में आ रहा है तो वो आपको आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है. नहीं, इसमें जैसे संदीप ने कहा वो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, उसको लगता है कि भाई बैंकिंग या फार्मा या XYZ सेक्टर में मार्केट के हिसाब से ज्यादा रिटर्न बन सकता है. तो जैसे आपने कहा डाइवर्सिफाइड फंड में अगर हमारा व्यू एक सेक्टर के लिए पॉजिटिव भी है तो देयर इज अ लिमिट कि हम कितना उसमें एक्सपोजर लेंगे. हम 100% वो सेक्टर में नहीं डाल पाएंगे. बट किसी इन्वेस्टर का ये मनी एनालिसिस है और वो सोफिस्टिकेटेड है, वो मैच्योर्ड है,
और उसको लगता है कि भाई ये सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है, तो वो उस टाइप के इन्वेस्टर अपना 5-10% इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर फंड में डाल सकते हैं ताकि उनको एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर वो पर्टिकुलर सेक्टर में मिल जाए। बट चूंकि आपको लग रहा है कि इस वक्त ये सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो एक मौका ऐसा भी आएगा जब वो सेक्टर शायद पूरा का पूरा अपना जूस जो होगा वो आ चुका होगा वैल्यू में, तो सेक्टर फंड्स टिपिकली एक टाइम फ्रेम के साथ ही लेने चाहिए जब आपको लगे कि अब इसने मार्केट से बेहतर रिटर्न बहुत दे दिया, अब आगे या तो ये मार्केट जितना रिटर्न देगा या और कम देगा, तो उस समय वहां से निकल भी लें। तो फॉर दैट द इन्वेस्टर हैज टू बी मैच्योर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड। तो उसी इन्वेस्टर के लिए है जो समझता है कि अभी सस्ता है, तो वो भी ये भी समझ पाए कि अब महंगा हो गया। लेकिन हमारे जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड ने जो भी सेक्टर फंड लॉन्च किए हैं उसमें हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगले 20 साल तक ये सेक्टर्स में अच्छा पोटेंशियल है, तो हमने उसी सेक्टर्स को पकड़ के सेक्टर फंड लॉन्च किए हैं। वी आर नॉट इनटू सेक्टर्स जिसका सेल्फ लाइफ 3-4 साल ही है, तो हमने बहुत कॉन्शियसली उसी सेक्टर्स को पकड़ा है जिसमें हमें लगता है कि इंडिया में वो सेक्टर को 10-20 साल वॉलेटिलिटी होगी, बट 10-20 साल तक वो सेक्टर का पोटेंशियल अच्छा रहेगा। ओके, तो हम आपके लिए एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। ये चर्चा आगे बढ़ेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ रिलायंस म्यूचुअल फंड के CIO सुनील सिंघानिया और CEO संदीप सिक्का जुड़े हुए हैं। सुनील, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अलग अलग किस्म की स्कीम्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये कि इस समय ये मार्केट बहुत महंगा तो नहीं है। अब जैसे इस तिमाही नतीजे के बाद जितने भी एक्सपर्ट्स से हम बात करते हैं चैनल पे, तो काफी लोग ये मानते हैं कि बाजार दरअसल महंगा है, कंपनियों का मुनाफा उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा जिस रफ्तार से शेयर के दाम बढ़ गए हैं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? कि इंतजार करें, अभी ये सही मौका नहीं है? क्या लगता है आपको? ये आप एकदम सही कह रहे हो कि जो ट्रेडिशनल PE मल्टीपल के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी जो बाजार है वो करीब 12 से 15% लॉन्ग टर्म जो 10 साल की एवरेज है उससे PE मल्टीपल में वो महंगा है। लेकिन हमें ना थोड़ा इसको थोड़े दूसरे वे में सोचना चाहिए। एक तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत अच्छे कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंडिया के फेवर में, ऑयल काफ़ी नीचे है, अपना इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट्स, दे आर ऑल एट 10 to 15 ईयर लो। तो इतने सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर एक साथ में पॉजिटिव बहुत सालों बाद आए हैं। दूसरा, देन वी हैव अ वेरी फोर्सफुल एंड वेरी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, और जो मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म जो GST है जो इतने साल से नहीं हुआ वो आने को है। उससे हमारे GST में GDP में जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी फास्ट रफ्तार से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, इट्स एक्सपेक्टेड दैट 1% GDP ग्रोथ में एडिशन हो जाएगा। तीसरा, मानसून का फोरकास्ट भी ठीक है, तो अगर सेकेंड कंसेक्यूटिव मानसून अच्छा आता है तो उसमें कंजम्पशन में काफ़ी इसमें फ़ायदा होता है। थर्ड क्या है, अभी तक है ना ग्रोथ आई नहीं है इकोनॉमी में। ये मानना है कि अभी जो ऑयल के प्राइस के नीचे से जो सेविंग हो रही है गवर्नमेंट को, लास्ट 2 साल में वो फिस्कल को ठीक करने में लग गई। जो हमारी बैलेंस शीट जो देश की जो खराब हो गई थी उसको ठीक करने में लग गई। अब गवर्नमेंट के पास डिस्पोजेबल पैसा है। इनफैक्ट जब भी हम बात करते हैं काफ़ी कंपनियों से, वो सब जिसका भी रिसीवेबल था गवर्नमेंट से वो बहुत तेज रफ्तार में क्लियर हो रहा है। गवर्नमेंट के भी पैसा है खर्चा करने के लिए, तो पैसा अगर इकोनॉमी में आएगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से हो सकता है कि डिमांड ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन है उससे फास्ट चले। अगर आप मार्च की रिजल्ट देखोगे तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो निफ्टी के जो रिजल्ट्स है उसमें ग्रोथ है 16 to 17% प्रॉफिट में। ऑब्वियसली देयर आर 2 सेक्टर्स, मेटल्स और बैंक, जिसने कंट्रीब्यूट किया है, बट ग्रोथ है। हमारा मानना है कि अगले 2 साल में 17-18% ग्रोथ प्रॉफिट में निफ्टी में आ सकती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो इंडेक्स है वो 6 महीने पहले चल रहा है, लेकिन ये हरदम होगा। मार्केट विल नेवर बी फेयरली वैल्यूड एट all points of time. Sometimes it will be slightly overvalued, sometimes it will be slightly undervalued. तो अभी कहाँ है? तो as I said, it is at slightly overvaluation, but it is not a euphoric zone. तो इन्वेस्टर अगर लकी होगा तो वेट करने में हो सकता है 5-7% नीचे मिल जाए, बट हमारा ये देखना है लास्ट 20 साल में कि 5% से
रिटर्न में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इफ़ योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 5-7 ईयर्स। ओके, ये आपकी सारी बातें अगर हम मानते हैं तो सवाल ये भी आता है कि इतने सारे पॉजिटिव्स होने के बाद भी अर्निंग्स ग्रोथ फिर इतनी स्लैक क्यों है, और अब आपको क्यों लगता है कि जो 3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि ईपीएस बढ़ेगी नहीं बढ़ रही, वो अब बढ़ेगी? देखो, एक तो 2008 से लेकर 2015 तक इकोनॉमी में बहुत स्ट्रेस रहा। काफ़ी कैपेसिटी लग गई थी, लेकिन बिकॉज ग्रोथ नहीं आई वो कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हुई। तो कंपनीज आर सिटिंग ऑन एक्स्ट्रा कैपेसिटी। दूसरा, अपने जो करेंसी में इतना फ्लक्चुएशन हुआ, इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए दैट जो प्रोजेक्ट लगाए थे वो सब प्रोजेक्ट दे वर नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट्स, वेदर पावर में, वेदर मेटल में। थर्ड, at least the government that time was not focusing on growth for whatever reason. I think अभी ये लास्ट 2-3 साल में वो ग्रोथ पे फोकस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोर्थ, द ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑल्सो स्टेबल। नहीं तो पिछले 7-8 साल में इतना वॉलेटिलिटी ग्लोबल इकोनॉमी में भी था कि कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी कोई ना कोई रीजन से उसको हिट आ जाता था। कभी करेंसी में नुकसान हो जाता था, कभी और कुछ हो जाता था, कभी कमोडिटी में वॉलेटिलिटी के हिसाब से नुकसान हो जाता था। अब फाइनली, जैसे मैंने कहा, एक थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल, अपनी करेंसी हैज बीन वेरी स्टेबल एंड वी आर सीइंग साइंस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है जो कंट्री में, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आएगी। प्राइवेट स्पेंडिंग विल मे बी कम आफ्टर 1 ईयर। और वो सबको देखते हुए हमें लगता है कि अब अर्निंग्स आनी चाहिए। और मुद्दे की बात है, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हो ना, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना ही पड़ेगा। You can't be a pessimist and be an equity investor. नहीं, हमें तो रियलिस्टिक होना चाहिए। तो ये बात करें कि पिछले ट्रेंड क्या है और वो आगे क्यों बदलेगा, उन फैक्टर्स को पकड़ने की कोशिश करें। अब आपने जैसे कहा कि इस बार अर्निंग बढ़ी तो मेटल और बैंकिंग ने खास तौर पे कंट्रीब्यूट किया, तो इस समय अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप मेटल फोकस्ड अगर कोई स्कीम मिले या बैंकिंग फंड जो है उसी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यही ड्राइव करेंगे आगे, ऐसा लगता है। रिटेल इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंकिंग बढ़ाना है, मेटल बढ़ाना है, वो आप अपने फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप डे टू डे कॉल लेता रहेगा। बिकॉज फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू ट्रैक कि कौन सा सेक्टर कब अच्छा करेगा, कौन से सेक्टर में कब खराबी आ गई, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। संदीप कुछ कहना चाहते? नहीं, आई थिंक मेरा तो बल्कि यही कहना चाहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर तो ये सब चीजें सुन के कंफ्यूज हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो यही होना चाहिए कि गोल है, आपको लॉन्ग टर्म पैसा लगाना है। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर तो ये समझता नहीं है कि पी क्या, ईपीएस क्या है, कौन सा सेक्टर, जीडीपी। रादर हमारे को क्या, ये बिकॉज ये म्यूचुअल फंड है, हमने जब करा, कॉन्सेप्ट यही है कि इंडिया अगले 10 साल में 15 साल इंडिया अच्छा करेगा, इंडियन मार्केट्स अच्छी करेंगी, इंडिया में ग्रोथ होगी, इंडिया में बहुत पैसा बनेगा, इंडियंस वेल्दी होंगे। आई थिंक और वेल्थ जो आप मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा आपको तो वापस कैसे कमा के दे। जो लोग रेगुलर सीएनबीसी आवाज नहीं देख रहे हैं, ये उनके लिए वो एडवाइस है। बिल्कुल सही बोला। ये जो देख रहे हैं ना, वो फिर थोड़ी अकल तो लगाएंगे। अगर आपने बिल्कुल यही बोला, तो ये जो म्यूचुअल फंड एक कॉन्सेप्ट है काफी हद तक आपने, जिन्होंने आज तक कभी नहीं लगाया स्टॉक मार्केट में, पहली बार लगाना चाह रहे हैं। बिकॉज ये ऐसी चीज है, आपके जो काफी क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है कि कभी कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा नहीं करेगा। एंड यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वेस्टर्स को इसके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, फंड मैनेजर्स को कॉल लेने हैं। डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड के अंदर कौन सा सेक्टर कब अच्छा चलेगा, ईपीएस है, कभी क्या, कितना कैश। लेकिन जो वो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है और जो ये सोच रहा है, तो उसको इस वक्त अगर कॉन्ट्रेरियन कोई सेक्टर पिक करना हो, क्या आपको लगता है कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो जिस पे वो नजर रख सकते हैं, या फार्मा के आपके जो फंड हैं अभी तक अगर निवेश नहीं किया, ये बड़ा अच्छा मौका है कि एक एसआईपी वहां भी शुरू कर दें थोड़े पैसे के साथ? देखो, ये सेक्टर जो है फार्मा, और मैं कहूँगा थोड़े हद तक आईटी भी, इसमें इंडिया एक ग्लोबल लेवल पे वेरी कॉम्पिटिटिव है। अगर आप सब सेक्टर देखोगे तो ये 2 सेक्टर में इंडिया ने प्रूव किया है दैट दे आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, इंडिया और इंडिया की कंपनीज ने। अभी फार्मा की अगर बात करें तो 2015 में थोड़ा एक यूफोरिया हो गया था फार्मा में, तो 2016 में वो यूफोरिया करेक्ट हुआ, इसके लिए प्राइस गिरे। थोड़े रेगुलेटरी हेडविंड्स भी थे, भाई यूएस एफडीए का इशू था, फिर ट्रंप ने कुछ कहा, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कुछ जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन की बात कही, तो थोड़ा एक न्यूज़ फ्लो भी था। और एक मानी फंडामेंटल चैलेंज भी थे कि एक मैंने यूएस एफडीए की बात कही, प्लस यूएस में भी प्राइस काफ़ी गिरे तो जेनरिक मेडिसिन के। बट आज का जो वैल्यूएशन है उसमें 95% ऑफ ये जो नेगेटिव्स हैं वो बिल्ट इन हो गए हैं। तो यहाँ से एक अच्छा सेक्टर है जो आपको बहुत कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी की रिटर्न देगा। तो आई थिंक अगर जिसने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है फार्मा सेक्टर फंड में, और उसका जो एक होराइजन है 3-4 साल का,
आई थिंक ये बहुत अच्छा एक वैल्यूएशन के हिसाब से समय है उसको देखने का। बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन आईटी के बारे में काफी लोग ये कहते हैं कि इंडियन कंपनीज शायद उस बदलाव को समझ नहीं पाए, जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ी और बहुत सारी चीजें बढ़ी, शायद आगे चल के हम वो वैल्यू एडिशन नहीं दे पा रहे हैं। क्या वहां भी आपको इस सेक्युलर स्टोरी पे जो आप कह रहे हैं कि पिछले 10-20 साल में हमने साबित किया है, हमारे आपके समय से हम कह सकते हैं जब हम कॉलेज में थे तो बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो उस सेक्टर में गए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो जो एक सेक्युलर ट्रेंड है, आज भी इतने बच्चे इस सेक्टर में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, वो ट्रेंड बरकरार है आईटी का भी? तो देखो, फार्मा कंपनी जो है ना वो थोड़ी ग्रेजुएट हुई है। फार्मा कंपनी जेनरिक बनाते बनाते आज फॉर्मुलेशन में भी आ गई और वो अपने ब्रांड से दवाइयां बेच रही है यूएस में। इंडियन आईटी कंपनीज वो लेवल तक नहीं पहुंच पाई, वो एक सपोर्ट फंक्शन तक ही रह गई और इसके लिए जो ग्रोथ रेट जो 20-25% थी आईटी की, वो 7-8% रह गई है। लेकिन ये 7-8% ग्रोथ इज स्टिल पॉसिबल, क्योंकि दुनिया में भी काफी बदलाव आ रहा है। आज अगर डिजिटाइजेशन होगा तो हर कंपनी को डिजिटाइजेशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा और उसमें आदमी जो एक्सपर्टीज है इंडियन कंपनीज की, बिकॉज ऑफ द ह्यूज टैलेंट पूल, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर कंट्रीज टू मिमिक। दूसरा क्या है, बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, जितना प्रॉफिट करती है उतना उनका कैश फ्लो है और वो अभी बांट भी रही है, बिकॉज उनको दिख रहा है कि ये कैश का हमें यूटिलाइजेशन नहीं है, तो डिविडेंड बड़ा दे रही है। ऑलमोस्ट ऑल आईटी कंपनीज ने बहुत बड़े बाईबैक्स अनाउंस किए हैं और किए हुए हैं, तो एक पे आउट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैल्यूएशन है वो निफ्टी के वैल्यूएशन से कम 30 से 35% नीचे है। तो आज अगर आप ये सबको देखते हैं तो आपको बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज, बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज, हाई पे आउट वाली कंपनीज आपको 12-13 पीए में मिल रही है। तो एक डिसेंट रिटर्न, इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा आपका, बट एक डिसेंट रिटर्न बनाने के लिए आई थिंक आईटी कंपनीज भी एक अच्छे लेवल पे आ गई है। ओके, हमारे दर्शकों ने बहुत सारे सवाल पूछे, उनके जवाब आपसे लेंगे, लेकिन आखिरी 2 सवाल मेरी तरफ से, उसके बाद हम सवालों की तरफ जाएंगे। आपसे सुनील, मेरा सवाल ये होगा कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है कि प्रॉपर्टी में पैसा बहुत जबरदस्त डबल हुआ, 2007 के बाद से देखें तो गोल्ड ने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया। यहाँ से आगे जब आप अगले 10 साल की सोचते हैं और आप कह रहे हैं कि 10 साल सोचो अगर इक्विटी में आना है, तो किस तरह के रिटर्न की उम्मीद आप इन अलग अलग एसेट से करेंगे, प्रॉपर्टी से, गोल्ड से और इक्विटी से? सो फ्रैंकली गोल्ड में हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, बट गोल्ड इज अ बेयर मार्केट एसेट। अगर दुनिया में अगर कुछ कंसर्न आएगी तो हो सकता है गोल्ड का भाव बढ़ जाए, लेकिन गोल्ड में एक नेगेटिव है, गोल्ड में ना डिविडेंड मिलता है ना आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो गोल्ड में जो रिटर्न बनती है वो सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन से। अब वो गोल्ड बॉन्ड में सरकार देती है कुछ 2-2.5% इंटरेस्ट आता है। एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न, हमारा ये मानना है कि एटलीस्ट इन लार्ज सिटीज लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली प्राइजेज आर वेरी हाई, स्पेशली ऑन रेजिडेंशियल साइड। तो वहाँ एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि रिटर्न एटलीस्ट 3-4 साल में बनेगा कि नहीं। कमर्शियल रियल एस्टेट कैन बी अ गुड ऑप्शन वेयर यू कैन मेक 7-8% रिटर्न, बिकॉज रेंटल यील्ड्स काफ़ी अच्छी है। बट अक्रॉस दीज एसेट क्लासेस ये एकदम हमारे को कॉन्फिडेंस है कि इक्विटी विल डू मच बेटर, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर ये $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन हो जाती है तो आपको 7-8 साल में एक निफ्टी भी डबल के आसपास आपको दिख सकता है। और जो पास्ट रिकॉर्ड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का थोड़ा आउट परफॉर्मेंस का, अगर वो आउट परफॉर्मेंस हो तो मिड टीन रिटर्न्स फ्रॉम इक्विटी कैन बी एक्सपेक्टेड। और इक्विटी इज अ वेरी एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टूल, इसमें आपको टैक्स नहीं भरना है लॉन्ग टर्म और बहुत लिक्विड है ये। कभी आपको जरूरत पड़ गई तो म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है और आपका पैसा आपको 2 दिन में मिल जाता है। तो आई थिंक ये सबको देखते हुए इक्विटी शुड डेफिनेटली बी द प्रिफर्ड एसेट। तो मिड टीन जब हम कहते हैं 15% अगर हम कहें, हाँ, 12 से 15% का रिटर्न हमें लगता है कि नेक्स्ट 8-10 साल में इक्विटी से बन सकता है। हर साल बनेगा। तो उस रफ्तार से अगर आप देखें 15% की रफ्तार से तो 5 साल में पैसा डबल होता है, जो कि फिलहाल आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिल सकता, माफ कीजिएगा एफडी में नहीं मिल सकता, गोल्ड से मुश्किल है। आप कह रहे हैं मंदी के मार्केट में और इस वक्त प्रॉपर्टी की हालत तो खैर नाजुक है ही, तो ये सबसे अट्रैक्टिव एसेट क्लास जरूर बनता है। आपसे संदीप, इनफैक्ट मैं जानना चाहता था कि किस तरह से अपनी स्कीम्स डिजाइन करें, कितनी स्कीम्स लें। ऐसे कुछ सवाल भी आ रहे हैं दर्शकों के, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल लेंगे और इस बात का जवाब भी कि एक आपके पास, एक टिपिकल इन्वेस्टर के पास कितने फंड किस तरह के होने चाहिए।
स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। म्यूचुअल फंड डे पर हम बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं और अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हमारे पास आ चुके हैं जिनके जवाब हम लेंगे रिलायंस म्यूचुअल फंड के CIO सुनील सिंघानिया और CEO संदीप सिक्का से। सुनील, पहला सवाल जो आ रहा है वो ये है कि GDP में स्लो डाउन आ गया, अभी आंकड़े आए, अब खास तौर पे चौथी तिमाही में, यानी जब लोगों को ये अंदाजा था कि चलो डीमोनेटाइजेशन हुआ है तो दिसंबर क्वार्टर खराब हुआ, लेकिन मार्च क्वार्टर उससे भी खराब हुआ, GVA ग्रोथ 5.5% पे आ गई। तो टिपिकली इसका मतलब है कि स्लो डाउन हो रहा है, तो इस वक्त तो इक्विटी के रिटर्न कम होंगे, मार्केट कभी भी गिर सकता है, ऐसा समझना चाहिए। एक्चुअली डीमोनेटाइजेशन का पूरा इम्पैक्ट जनवरी से दिसंबर के क्वार्टर में ही आया, बिकॉज जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तभी एक समय दिया गया था आपको पुराने करेंसी यूज करने के लिए। Okay. और इंडिया में अगर आपके पास करेंसी थी और आप बैंक में जमा भी करने चाहते थे तो भी लोगों का एक माइंडसेट था कि खर्चा कर दो उसको। तो दैट क्वार्टर वाज एक्चुअली अ गुड क्वार्टर। द एक्चुअल इम्पैक्ट जो डीमोनेटाइजेशन का आया है वो जनवरी से मार्च के क्वार्टर में ही आया है। जो अब अप्रैल जैसे जैसे आया है उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। तो अगर आप अप्रैल के और मई के सेल्स के नंबर देखो, वेदर इट इज 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, पेंट, सीमेंट, ये बहुत अच्छे हैं। तो हमारा ये मानना है कि अप्रैल से जून का जो क्वार्टर का जो नंबर्स आएगा वो काफी अच्छा आएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा ये मानना है कि GDP ग्रोथ इंडिया में अगले 10 साल तक 7 से 8% के आसपास रह सकती है। और इनफैक्ट अगर GST का जो स्टार्टिंग का 1-2 क्वार्टर आप छोड़ दो जिसमें थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, उसके बाद में GST अलोन कैन ऐड 1% टू द GDP ग्रोथ नंबर। लेकिन शुरुआती 6 महीने में आप कह रहे हैं कि GST की वजह से भी थोड़ा स्लो डाउन, थोड़ा चैलेंजेस आ सकता है, बिकॉज एक कोई भी नई चीज आती है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा लोगों को डर रहता है, थोड़ा डी स्टॉकिंग होगा इन्वेंट्री का। एक जो अपने यहाँ पे आदत है लोगों को कि भाई कच्चा पक्का करने की, वो थोड़ा एक अपने को उससे ऊपर आना पड़ेगा। तो एक 3-4 महीने का एक थोड़ा सा एक हो सकता है कि चैलेंज रहे। ये जो ग्रोथ की चूंकि हम बात करें तो एक सवाल मेरे दिमाग में भी आया कि एक इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि आपने दोनों पैर ब्रेक पे मारे हुए हैं इस समय। RBI कह रहा है हम रेट नहीं घटाएंगे, सरकार कह रही है हम अपना खर्चा कम करेंगे, और उसके ऊपर से डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, अब GST आ रहा है। तो दरअसल सरकार की जो तमाम पॉलिसीज हैं उनकी वजह से आप एक स्लो डाउन देख रहे हैं या उतनी ग्रोथ नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो मैं आपको उसी अंदाज में आपको बोलूंगा, ये जो गाड़ी है उसको जानबूझ के एक जगह पे रोका गया है, पूरा एक पावर एक्यूमुलेट किया जा रहा है, और जब ये चलेगी तब ये 100 की स्पीड पे चलेगी। हमारा मानना है कि जो जो काम हमें करने चाहिए थे ये कंट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए, आज एक फिस्कल डेफिसिट अपना 3.2% पे आ गया है, आज इन्फ्लेशन 3% पे आ गया है। हमारा ये भी मानना है कि RBI अगर मानसून अच्छा रहा तो जरूर दिसंबर के पहले एक रेट कट भी करेगी। तो ये सब एक माहौल अच्छा बन रहा है, अभी अपने को बस एक एक्सेलेरेटर दबाना है और वो जब दबेगा तब किसी के भी पकड़ में आएगी नहीं गाड़ी। ओके, तो यहाँ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक सवाल ये आ रहा है कि क्या SIP में, SIP में इन्वेस्ट करने से टैक्स की बचत होती है? नहीं, इसमें डायरेक्टली कोई टैक्स की नहीं दे। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP जो है ये एक तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है लमसम, आपने इकट्ठा पैसा सारा डालना, आज अगर आपको लगता है आपको 1 लाख रुपए डालना, आप आज ही डाल देंगे। दूसरा होता है कि आप हर महीने आप 5-5 हज़ार 10 हज़ार रुपए लगाते रहें। तकरीबन हमारी एडवाइस इन्वेस्टर्स को हमेशा ये रहेगी कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए थ्रू आइए, क्योंकि यही अभी जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा सुनील से, ये GDP का क्या होगा, इसका क्या होगा, वो सब कुछ धीरे धीरे फैक्टर इन हो जाता है। कभी जब ऊपर भी जाएगी मार्केट, नीचे भी जाएगी, हो जाता है। म्यूचुअल फंड जो टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स का, इसमें म्यूचुअल फंड्स में एक और कैटेगरी की स्कीम्स होती हैं, ELSS स्कीम्स, जिसको कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, टैक्स सेवर स्कीम्स कहते हैं उनको। उसमें सरकार आपको 1.5 लाख का एडवांटेज भी देती है, अगर आप लगाते हैं 1.5 लाख तक का लगाते हैं आपको रिबेट मिलता है। तो हमारी एडवाइस इन्वेस्टर्स को रहती है कि ELSS का तकरीबन इन्वेस्टर्स क्या होता है कि इंडिया में एक आदत होती है कि जो लास्ट डेट होती है लोग उसी टाइम लगाते हैं। तो ELSS का अगर साल का 31 मार्च का डेट आते हैं, तकरीबन लोग मार्च के महीने में अक्सर टैक्स सेवर में बहुत पैसा लोग लगाते हैं, तो उनको टैक्स सेवर में अप्रैल से ही शुरू कर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना चाहिए। आप टैक्स सेविंग स्कीम में भी कर सकते हैं। दूसरी जो आपने बात की कि 1.5 लाख तक की जो लिमिट है आपकी ATCC में, तो आप उसी के अगर उस लिमिट के अंदर ही लगाएंगे तभी तक फायदा होगा। बिल्कुल, उसके वही तो अगर आपने 3 लाख लगाए
तो बाकी के 1.5 लाख आपने ELSS में लगाए या किसी भी नॉर्मल स्कीम में लगाए, एक ही बात है, एक ही बात है, वहाँ बेनिफिट लेकिन मिलेगा इसमें नहीं। दूसरा टैक्स होता है, 1 साल के ऊपर का जो होता है रिटर्न वो टैक्स फ्री हो जाता है। लॉन्ग टर्म इज टैक्स फ्री। वो तो किसी भी फंड में, वो किसी भी फंड में, किसी भी equity में, इक्विटी फंड में, किसी भी इक्विटी फंड में, और डिविडेंड भी फ्री है, डिविडेंड भी टैक्स फ्री है इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर्स। तो प्योर इक्विटी फंड में ये दो फायदे आपको मिलेंगे ही, चाहे आप ELSS में जाएं या किसी भी स्कीम में जाएं, कि 1 साल के बाद आपका कैपिटल गेन फ्री है, यानी 1 साल बाद आपने रिडीम किया, जो भी मुनाफा आया वो टैक्स फ्री, और डिविडेंड जो बीच में आएगा वो आपको वो टैक्स फ्री। तो ये 2 बेनिफिट तो मिलेंगे, लेकिन 1.5 लाख की लिमिट के अंदर अगर आप चाहें तो PPF या इंश्योरेंस या कहीं और लगाने की जगह वो पैसा भी म्यूचुअल फंड में। हमने बहुत निवेशकों को ऐसा भी देखा है जो ELSS और टैक्स सेविंग फंड्स के अंदर वो रिबेट के ऊपर भी पैसा लगाते हैं ताकि उससे वो डिसिप्लिन बना रहता है, क्योंकि इन फंड्स के अंदर 3 साल का लॉक इन होता है। तो काफी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बिकॉज जिनको वो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, मार्केट देख के नीचे निकाल लेते हैं, तो वो ये लॉक इन प्रोडक्ट्स में आते हैं। बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है कि ये कैसे पता करें कि इस समय फंड से निकल जाने का बेस्ट टाइम है, कोई तरीका है? मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे हिसाब से तो इन्वेस्टर को परपेचुअल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि देश में अभी काफ़ी ग्रोथ की आशा है। तो जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तब इज़ द बेस्ट टाइम टू एग्जिट। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। जैसे अपने को ये नहीं पता रहता है कि कब एंटर करें, वैसे ये भी नहीं पता चलता है कि कब एग्जिट करें। तो इट्स अ परपेचुअल इन्वेस्टमेंट। एज लॉन्ग एज कंट्री इज ग्रोइंग यू शुड बी इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। तो अगर किसी ने 2 साल पहले मान लीजिए 9,000 देख के निकाल लिया होगा, तो ऊपर नीचे गए लेकिन फाइनली तो ऊपर ही आए। तो इस दौरान अगर आपने नई SIP शुरू कर दी तब तो ठीक, लेकिन अगर वो पैसा निकाल के रख लिया तो फिर घाटे में ही। हमने काफी निवेशकों का देखा है, अक्सर वो क्या कहते हैं, निकालने के चक्कर में जब मार्केट ऊपर की निकाल तो लिया, फिर वो लगा नहीं पाते क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, उस चक्कर में काफी नुकसान हो जाता है उनका। तो इसमें यही है कि जितनी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड में होती है अक्सर एक गोल बेस्ड होती हैं, तो अगर वो गोल पूरा हो गया तभी निकालिए, या पैसे की जरूरत हो तभी निकालिए। मार्केट टाइमिंग देख के मत निकालिए। टाइम करने की जो जिम्मेदारी है वो फंड मैनेजर पे छोड़ दिया। इन्वेस्टर को कभी टाइम नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर के लिए एक ही टाइम होना चाहिए कि लगाने का। बिल्कुल। तो जहां आपको लगातार कंपाउंडिंग करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो फिर आप टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। ऐसे कोई और थंब रूल्स हैं? एक सवाल ये भी आ रहा है निवेश के लिए, कुछ ऐसे थंब रूल्स हैं? आई थिंक इसमें मैं यही कहना चाहूंगा निवेशकों के लिए कि जैसे एक आपको पहले भी हमने बोला कि जब निवेशक लगाता है म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम आता है, उसको थोड़ी सी अपने एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। तकरीबन आज के दिन में 40-45 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, आज 300-400 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। उनको एक देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड आज का जिसका इंडिया में 15 से 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो ये हम इसको थोड़ा सा आसान करते हैं समझने के लिए। एक सवाल जो आ रहा है ये बहुत ही एप्ट है कि म्यूचुअल फंड में एक दर्शक जो पैसे लगाना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और इनकी इच्छा है कि ये 20 साल में रिटायर हो जाएं, तो आप क्या सलाह देंगे? कौन कौन सी स्कीम लें, कितनी स्कीम लें, कितना पैसा लगाएं? ये बिल्कुल जैसे मैं अभी कह रहा था कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर, आई थिंक पहले तो मैं कि निवेशक की मेच्योरिटी है कि ही सीइंग म्यूचुअल फंड एज अ सोर्स आल्सो, आई मीन एज अ रूट फॉर हिज रिटायरमेंट आल्सो। आई थिंक ये हमने देखा बहुत निवेशक पहले क्या होता था, तकरीबन अक्सर इसको देखते नहीं थे कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे कि आगे रिटायर हो पाएंगे, बट ये ट्रेंड हमने देखा है एंड इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वेल्थ जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने क्रिएट करी है। आज हम ये नए निवेशक जैसे इन्होंने बोला कि आज अपना ये 20 साल तक रिटायर होना चाहेंगे, आई थिंक इनको हमारी ये एडवाइस होगी, आज अगर उनकी एज हम लेके अंदाजा एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो 35 साल होगी, 35 से 40 साल की होगी। सो आज अभी उनको अगले 20 साल तक अपने रेगुलरली एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स करने चाहिए। तकरीबन एक थंब रूल होता है कि आज के दिन में एज माइनस 100, 100 minus age should be your money in equity. So आज के दिन में इनकी अगर 35 से 40 साल की उम्र है तो 60 साल 60% मनी शुड कम इन इक्विटी, 40 शुड कम इन डेट। तो अगर आज हम इनके लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो आज जो 60% अगर 1 लाख रुपए लगाना तो 60,000 जो इक्विटी में आएगा इसके अंदर, बिकॉज दे आर रिलेटिवली यंग, अबाउट 60 में से 40 शुड कम इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स, बाकी 25 to 30 शुड कम इन लार्ज कैप फंड्स, और बैलेंस जो 40% है वो पैसा आना चाहिए डेट फंड्स के अंदर आना चाहिए। और ऑल्सो इसके साथ इनको ऐसा भी देखना चाहिए इनका जो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है, जो आई थिंक जिसको हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट, अक्सर इंडियंस काफ़ी इंडियन सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। जो पैसा FD जो बैंक अकाउंट में पड़ा होता है वो सोचते हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करा हुआ है, तो सेविंग वाला पैसा भी है उनको क्या लिक्विड फंड्स में लगाना चाहिए, बिकॉज अगर 2-3% भी एक्स्ट्रा मिलता है आई थिंक वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का उनको काफ़ी एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है। ओके, तो आपने 3 चीज़ें कही, लार्ज कैप,
मिड कैप और डेट फंड। Debt तो funds। 3 स्कीम में काम हो गया या कितनी स्कीम So, ये टोटल होनी 3 चाहिए? कैटेगरीज हैं, Okay। बट एक एवरेज इन्वेस्टर को, निवेशक को अब 4 से 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास, एएमसीज के पास पैसा लगाना चाहिए और उनके पोर्टफोलियो में अबाउट 7 से 8 स्कीम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसको तो मॉनिटर करके फायदा, उसको मॉनिटर करना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा लगाना है तो डायरेक्टली स्टॉक से लेना शुरू कर दे। तो और फिर वो स्टॉक इवेंचुअली वही मिलते हैं स्टॉक्स आपको। वही मिलते हैं। हाँ। तभी मैंने तो फिर बोला आपने कि डाइवर्सिफाई क्या किया? आपने डाइवर्सिफाई क्या किया? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एक्सपीरियंस एंड द ट्रैक रिकॉर्ड टू सेल थ्रू डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेस्टर्स को ऑल्सो ये भी देखना चाहिए कि बेसिकली आज के दिन में जब म्यूचुअल फंड स्कीम, जो बड़ी स्कीम होती है, उसमें काफी म्यूचुअल फंड स्कीम में कोई छोटी स्कीम होगी 100 करोड़ की होगी, कोई होगी 5,000 10,000 करोड़ की स्कीम होगी। जो बड़ी स्कीम होती है उसमें बहुत निवेशक होते हैं, उसमें क्या वॉलेटिलिटी नहीं होती, कोई एक बड़ा इन्वेस्टर आया पैसा निकाल के ले गया तो वॉलेटिलिटी। सो अक्सर म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी स्कीम्स में जो लगाते हैं उनको एक बड़ी स्कीम्स के अंदर लगाना चाहिए। स्कीम्स जो 3 से 5,000 करोड़ के ऊपर की स्कीम्स हैं, वो भी एक उसको क्या कहते हैं, थोड़ा कुशन मिल जाता है। बिल्कुल। तो तुरंत निवेश करना शुरू करें, यह है गुरु मंत्र हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से। बहुत ज्यादा बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, समझ सकते हैं तो ही सोफिस्टिकेटेड निवेश करें, यानी कि सेक्टर स्पेसिफिक जैसी स्कीम्स में जाने की कोशिश करें। और खास बात की लंबा नजरिया लेकर चले, बहुत निकलने की, मुनाफा वसूल करने की जल्दबाजी ना करें, वरना पछताना पड़ सकता है। लंबी अवधि के लिए निवेश करना ही आपके लिए मुनाफे का सौदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।